नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ प्रिया शर्मा। आज हम बात करेंगे हृदय को लेकर। अक्सर देखा जाता है हृदय की जो धड़कनों की गति है वो धीमी हो जाती है। क्या ये सामान्य है या आपके लिए खतरनाक हो सकती है? आज इस मुद्दे पर हम बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर वनिता अरोड़ा, कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट। और सबसे पहले तो मैम आपका बहुत बहुत स्वागत है और बात कर लेते हैं जो इंद्रप्रस्थ अपोलो हॉस्पिटल नई दिल्ली में क्लिनिकल लीड हैं। मैम, कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही रहने वाला है कि ब्रेडिकार्डिया आखिर होता क्या है और इसका असर सीधा क्या पड़ता है दिल पर? ब्रेडिकार्डिया एक टर्म यूज करते हैं हम फॉर स्लोअर हार्ट बीट। हार्ट बीट जो होती है हमारी पल्स होती है जो हम काउंट कर सकते हैं अपने रेडियल आर्टरी, हाथ की आर्टरी को ऊपर हाथ रख के हम काउंट कर सकते हैं। दिल की धड़कन जो होती है उसका जो अगर स्लो हो जाए तो उसको बोलते हैं ब्रेडिकार्डिया। ब्रेडिकार्डिया टेक्निकल टर्म है, हम लेमैन लैंग्वेज में हम इसको स्लो हार्ट बीट बोलते हैं। इसका मात्रा अगर 60 से कम हो जाए तो उसको हम ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। अगर 100 से ज्यादा हो जाए तो उसको हम टैकीकार्डिया बोलते हैं, अगर फास्ट हो जाए तो। 60 से कम हो तो उसको ब्रेडिकार्डिया बोलते हैं। मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जिस तरीके से हम देखते हैं दिल की धड़कनें एकदम से धीमी हो जाती है, ये हमेशा खतरनाक होती है, सामान्य भी रहती है? देखिए, अगर तो दिल की धड़कन किसी एथलीट में कम हो रही है, एथलीट्स अपने लिए रोज एक्सरसाइज करते हैं, जॉगिंग करते हैं, भागते हैं, दौड़ते हैं, उससे उनका हार्ट रेट जो कंट्रोल हो जाता है, दे स्टेबलाइज देयर हार्ट रेट सो दैट उनकी कैपेसिटी जो एक्सरसाइज की है वो बढ़ती रहे। एथलीट्स में स्लो हार्ट रेट अराउंड 45-50, दिस इज नॉर्मल। लेकिन एक आम इंसान में जो कोई मेडिसिन पे नहीं है, कई बारी कुछ मेडिसिन ऐसी चल रही होती है जैसे ब्लड प्रेशर के लिए या किसी और चीज के लिए हम दे रहे होते हैं, जिससे हार्ट रेट कंट्रोल होता है, हार्ट रेट स्लो होता है, 60 के करीब रहता है, राइट, 55 भी रह सकता है। अगर कोई मेडिसिन चल रही है और उससे हार्ट बीट स्लो हो रही है तो हमें इस चीज की जांच करनी चाहिए। अदरवाइज स्लो हार्ट बीट विदाउट एनी मेडिकेशन एंड अगर आप एथलीट नहीं है, रेगुलर एक्सरसाइज नहीं करते हैं और आपको इसके साथ साथ सिम्टम्स हो रहे हैं, राइट। अच्छा, ये सिम्टम्स की बात ना बड़ी कंट्रोवर्शियल हो जाती है यहाँ पे। हमारे यहाँ क्या होता है कि अगर कोई एज कर रहा है, जैसे कोई 70 ईयर्स, 75 ईयर्स, 80 ईयर्स की एज पे है और उनकी हार्ट बीट 50-45 रहती है, उनको सिम्टम्स आते हैं, लेकिन वो सिम्टम्स को वो हार्ट बीट से एक्सप्लेन नहीं करते। वो क्या एक्सप्लेन करते हैं? मेरी तो उम्र हो गई है, इसलिए मैं स्लो हो गया हूं, इसलिए मेरे को ब्रेथलेसनेस हो रही है, या सांस फूल रहा है चलते फिरते हुए, या मैं उतनी एक्टिविटी से काम नहीं कर पा रहा जो पहले कर पा रहा था। अरे एक दिन में थोड़ी एजिंग हुई है, एजिंग होने में भी तो टाइम लगता है ना। लेकिन ये सिम्टम्स अगर आपके सडनली आ गए हैं, जो हफ्ता पहले नहीं थे लेकिन अब आ गए हैं, तो उनकी जांच कराना जरूरी है। यू हैव टू लुक इनटू इट कि आपकी हार्ट बीट के साथ रिलेटेड प्रॉब्लम तो नहीं है क्या, आपकी हार्ट बीट तो नहीं तंग कर रही है आपको, क्योंकि ये जो हार्ट बीट की प्रॉब्लम है, स्लो होने की, ब्रेडिकार्डिया होने की, ये एज रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। जैसे हम अपनी एजिंग को नहीं रोक सकते, वैसे हम इस हार्ट बीट को स्लो होना नहीं रोक सकते। किस पेशेंट को स्लो हार्ट बीट होगी नहीं होगी ये प्रिडिक्ट कर पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए अपनी जांच कराना बहुत जरूरी है। और जांच भी क्या करानी है आपने? या तो एक सिंपल सा टेस्ट विच इज एन ECG, इट इज अवेलेबल एवरीवेयर, हर एक लेबोरेटरी में, हर एक नर्सिंग होम में, हर एक हॉस्पिटल में ये अवेलेबल है। आप एक ECG करवाइए और वो उसके साथ साथ एक कार्डियोलॉजिस्ट या कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिस्ट से मिलिए। मैं आपसे जानना चाहूंगी, हम अगर बात कर रहे हैं ब्रेडिकार्डिया को लेकर, तो समाधान इसका क्या है और किस तरीके से पूरा कार्य किया जाता है, क्या प्रोसेस रहता है? ब्रेडिकार्डिया का समाधान अगर तो ये दवाई से रिलेटेड है कि आपको हम कोई दवाई दे रहे हैं आपके ब्लड प्रेशर कंट्रोल के लिए या किसी वजह से, या कोरोनरी आर्टरी डिजीज के लिए, तो उसका समाधान है दवाई को उसको बंद करें या उसकी मात्रा को कम करें और फिर देखें आपकी हार्ट बीट कैसे रहती है। अगर खून की नाड़ियों की ब्लॉकेज के कारण आपकी हार्ट बीट स्लो हो रही है तो उसका इलाज कराइए। नहीं तो अगर ऐसा कोई कारण नहीं मिला हमारे को जो रिवर्सेबल हो, तो हार्ट बीट स्लो होने के लिए मैं आपको ये एग्जांपल दे सकती हूं कि जैसे बिजली होती है घर में,
हम घर में बिजली का सिस्टम लगाते हैं, अगर हमारे घर की बिजली चली जाए तो हम क्या करते हैं? आप क्या करेंगी प्रिया? हम मरम्मत कराएंगे, ठीक कराएंगे, ठीक कराने की कोशिश करेंगे। और अगर चली जाए, फिर भी चली जाए तो क्या करेंगे आप? जनरेटर लगाएंगे, बैकअप लगाएंगे या इन्वर्टर लगाएंगे, राइट? तो इसी तरह हार्ट को भी आपको एक जनरेटर, एक इन्वर्टर लगाना पड़ता है, जिसको कि हम पेसमेकर बोलते हैं। स्लो हार्ट बीट का आंसर इज पेसमेकर। कोई दवाई नहीं है दुनिया में जो हार्ट बीट को वापस चालू कर सके या वापस फास्टर या उस लेवल तक ला सके जो नॉर्मली चाहिए। इसलिए आपको जो हमारी हार्ट की बिजली है उसका जनरेटर या बोल दीजिए या इन्वर्टर बोल दीजिए, उसको हम पेसमेकर बोलते हैं। पेसमेकर लगाना पड़ेगा। ठीक है, ये बात तो हम कर रहे हैं। मैं ना आपसे लक्षण को लेकर भी जानना चाहूंगी, आखिर ब्रेडिकार्डिया के लक्षण क्या होते हैं? हमें कैसे पता चलता है कि मुझे ब्रेडिकार्डिया हो गया है, मुझे डॉक्टर को दिखाना चाहिए? तो क्या लक्षण पहले आने लग जाते हैं? ओके, लक्षण देखिए बड़े सटल से होते हैं। किस तरह से सटल होते हैं? वीकनेस फील होगी आपको शाम तक ऐसे लगेगा यू आर टोटली आउट ऑफ एनर्जी, ठीक है। उसके साथ साथ आपको तेज चलने में, सीढ़ियां चढ़ने में ब्रेथलेसनेस होगी, सांस लेने में दिक्कत होगी। जो काम आप कल तक स्पीड से कर रहे थे, आज उस स्पीड से नहीं कर पा रहे हैं। उसके अलावा चक्कर आ सकते हैं, घुमेर आ सकती है। इसके साथ साथ आपको बेहोशी आ सकती है या नियर बेहोशी हो सकती है, जिसको हम प्री सिनकपी बोलते हैं। बेहोशी का आप बेहोश होकर गिर सकते हैं। और आपको जनरली जब बेहोश होकर कोई गिरता है ना, तो लोग न्यूरोलॉजिस्ट के पास पहुंचते हैं। क्यों? उनको लगता है दिमाग से, इसकी बेहोशी दिमाग से रिलेटेड है। बेहोशी जो होती है दैट इज अ कार्डियक प्रॉब्लम, दैट इज नॉट अ न्यूरो प्रॉब्लम। आपके ब्रेन को ब्लड सप्लाई हैम्पर हो गई क्योंकि आपका हार्ट बीट स्लो हो गया, क्योंकि आपका ब्लड प्रेशर फॉल हो गया है। आपको न्यूरोलॉजिस्ट नहीं, आपको कार्डियोलॉजिस्ट चाहिए। तो आपको जरूर उनको कार्डियोलॉजिस्ट को दिखाना चाहिए, उनसे सलाह लेनी चाहिए, ताकि आपका जांच हो सके और आगे हम उसका समाधान कर सकें। इसलिए ये जो सिम्टम्स होते हैं, these symptoms have to be analyzed in time। ये सिम्टम्स हमारे मिस हो जाते हैं क्योंकि जैसे मैंने पहले बोला, ये क्या है, हम एज पे ऊपर डाल देते हैं। उम्र हो गई है हमारी, इसलिए हम स्लो हो गए हैं, इसलिए हम उतनी चुस्ती से काम नहीं कर पाते। एंड ट्रस्ट मी, ये सिम्टम्स को जांचना, पेशेंट की हिस्ट्री लेना, जब डॉक्टर के पास पहुंचते हैं पेशेंट की हिस्ट्री लेके एनालाइज करना, इट इज अ वेरी डिफिकल्ट टास्क, बट वी आर अप टू दैट टास्क। अब ये बात तो हमने लक्षणों को लेकर कर ली कि क्या लक्षण रहते हैं, किस तरीके से पता चलता है। मैं आपसे बात टेक्नोलॉजी को लेकर भी करना चाहूंगी। भारत में किस तरीके से टेक्नोलॉजी इसको लेकर देखने को मिल रही है, अवेयरनेस कितनी है, इस बारे में भी बात कर लेते हैं। अवेयरनेस तो बिल्कुल नहीं है प्रिया। अवेयरनेस बढ़ाने के लिए ही शायद आपका ये आज प्रोग्राम काम आए, हमारे को, हमारे दर्शक देख सके और उनको अवेयरनेस हो कि हम क्या क्या कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी की बात जहां आती है, अगर आपको ब्रेडिकार्डिया है या स्लो हार्ट बीट है तो आपको पेसमेकर लगाना पड़ेगा। कन्वेंशनली हम पेसमेकर के लिए एक सर्जरी करते हैं। हम इतना छोटा सा इंसिजन देते हैं छाती में, यहाँ पे कॉलर बोन के नीचे हम एक इतना सा इंसिजन देते हैं, जिसमें हम पॉकेट बना के एक डब्बी होती है पेसमेकर की, वो डाल देते हैं। और उसकी 2 या 3 उसकी लीड्स होती हैं, जो हमारा यहाँ से वेनस पंचर लेके हार्ट के अंदर चली जाती हैं। ये हमारा कन्वेंशनल वे है जो 1967 से चल रहा है, जिसमें हम इम्प्लांट, वी कन्वेंशनली इम्प्लांट द पेसमेकर एंड यूजिंग दिस सर्जिकल रूट। नाउ इसकी कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं लॉन्ग टर्म में जाके। शॉर्ट टर्म में भी हो सकती है, जैसे यहाँ सर्जिकल पॉकेट बनाया, उसमें इन्फेक्शन हो सकती है, हेमेटोमा हो सकता है। लॉन्ग टर्म में लीड्स की प्रॉब्लम हो सकती है, लीड्स का फ्रैक्चर हो सकता है, उसकी इंसुलेशन ब्रेक हो सकती है। आफ्टर ऑल टेक्नोलॉजी है, बॉडी में डाली है, वो लीड्स की ब्रेकेज हो सकती है, वियर एंड टियर हो सकती है। इसके कारण पेशेंट्स बहुत सफर करते हैं क्योंकि बार बार हॉस्पिटल में आना और उनके रिपीटेड प्रोसीजर होना। द लीड्स हैव बिकम द Achilles heel to the pacemaker. This we realized much earlier, but technology took some time develop होने में, and now we have leadless pacemakers available. हमारे पास leadless pacemakers available है। Best of pacemakers in the world जो है वो आज इंडिया में भी लग रहे हैं, हम लगा रहे हैं। लीडलेस पेसमेकर में 2 छोटे से कैप्सूल आते हैं, विटामिन पिल साइज कैप्सूल। एक
हार्ट के नीचे के चेंबर में लग जाता है, एक हार्ट के ऊपर के चेंबर में लग जाता है। क्योंकि टेक्नोलॉजी वाइज जो भगवान ने हमारा हार्ट बनाया है उसका ऊपर और नीचे के चेंबर का कोऑर्डिनेशन रहता है। ऊपर के चेंबर में साइनस नोड होता है, जिसको साइनस नोड को हम पल्स जनरेटर भी बोलते हैं, और नीचे के चेंबर में एवी नोड होता है जो उसके साथ कोऑर्डिनेट करता है। इन दोनों की कोऑर्डिनेशन को रखने के लिए हम 2 छोटे से कैप्सूल लीडलेस पेसमेकर लगा देते हैं, एक नीचे के चेंबर में, एक ऊपर के चेंबर में। जिस तरह से 2 लीड्स हमारे हार्ट में जाती हैं, वो लीड्स के बिना लगते हैं। दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज लीडलेस पेसमेकर। देयर इज नो सर्जिकल वुंड, देयर इज नो सर्जरी रिक्वायर्ड। हम टांग के नाड़ी के थ्रू, एक वेन के थ्रू हम एक्सेस करते हैं, कैथेटर पे माउंट करते हैं इस कैप्सूल को, और हम राइट लोअर चेंबर में और राइट अपर चेंबर में लगा देते हैं। साइनस नोड डिस्फंक्शन के लिए ये लीडलेस पेसमेकर लेटेस्ट इजाद है जो इंडिया में आई है, क्योंकि पहले हमारे पास सिर्फ एक चेंबर को पेस करने के लिए लीडलेस पेसमेकर था। अब हमारे पास साइनस नोड, दैट मीन्स अपर चेंबर को पेस करने के लिए लीडलेस पेसमेकर अवेलेबल है, जो कि कैथेटर पे माउंट करके राइट अपर चेंबर में लग जाता है, और वो 6 साइनस पेशेंट्स के लिए जो साइनस नोड डिस्फंक्शन के साथ आते हैं, ब्रेडिकार्डिया के साथ आते हैं, उनके लिए इट इज अ सोलेस विदाउट सर्जरी, विद नो कॉम्प्लिकेशंस, विद नो इन्फेक्शन एंड नो प्रॉब्लम ऑफ द लीड्स। ठीक है, अब मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, निदान होने के बाद आप किन बातों का ध्यान रखते हैं? देखिए, ऐसे है, अगर हम सर्जिकली इम्प्लांट कर रहे हैं पेसमेकर को कन्वेंशनल वे में, तो हमें कुछ एहतियात बरतनी पड़ती है। हैवी एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं, इन्फेक्शन के लिए पैरानॉइड होना पड़ता है, वुंड का हीलिंग के लिए हमें दवाइयां देनी पड़ती हैं ताकि वुंड की हीलिंग अच्छे से हो जाए, एंड जो आर्म की मूवमेंट को रिस्ट्रिक्ट करना पड़ता है फॉर 4-5 डेज, एंड देन इन द लॉन्ग टर्म हमें जांच पे ये रखना पड़ता है कि कोई लीड फ्रैक्चर या डायरेक्ट ट्रॉमा ना हो यहाँ इस जगह पे, ताकि वो पेसमेकर ठीक से काम करता रहे। हाउएवर लीडलेस पेसमेकर्स में सबसे बड़ी चीज ये है अ क्विक रिकवरी। दैट मीन्स विद इन 24 आवर्स, इनफैक्ट विद इन 8 to 9 आवर्स पेशेंट इज रेडी टू गो होम। उनको ओवरनाइट भी रहने की जरूरत नहीं है हॉस्पिटल में, 8 से 9 घंटे में हम पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकते हैं। कोई इन्फेक्शन का खतरा नहीं है। इनफैक्ट एक्टिव इन्फेक्शन अगर किसी को हो गई है तो उसका पेसमेकर निकाल के हम लीडलेस पेसमेकर उसी वक्त डाल देते हैं, और इसमें कोई इन्फेक्शन नोटेड नहीं है। ये क्लोज निट सिस्टम होता है जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस ही नहीं होते, और इसके साथ साथ पेशेंट की क्विक रिकवरी होती है, फास्टर रिकवरी। आजकल फास्टर रिकवरी की ही तो बात कर रहे हैं हम, कि जल्दी से जल्दी हम ठीक होके काम पे वापस जा सके, तो उसकी फास्टर रिकवरी होती है, एंड जल्दी से रिकवर करके पेशेंट को हम घर भेज सकते हैं। लीड्स के कोई खराब होने का खतरा नहीं, सर्जिकल वुंड का कोई खतरा नहीं, इन्फेक्शन का कोई खतरा नहीं। इसलिए ये बहुत ही अच्छा टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है इन द फील्ड ऑफ कार्डियक इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी। अभी आपने जिक्र पेसमेकर को लेकर किया, तो मेरा सवाल आपसे यही रहेगा, पेसमेकर लगने के बाद क्या जीवन सामान्य रूप से जिया जा सकता है? बेटर जिया जा सकता है। जो पेशेंट सिम्टम्स के साथ आते हैं उनको रियलाइजेशन नहीं होती कि वो स्लो हार्ट बीट के लिए सिम्टोमैटिक हैं। जैसे ही पेसमेकर उनको लगता है, उनकी लाइफस्टाइल टोटली बदल जाती है। इट बिकम्स मच बेटर। Their exercise capacity, their zeal to live life, it becomes better. मेरे पास कितने पेशेंट्स आए, एक पेशेंट आए पीछे, उन्होंने मुझे बोला कि पेसमेकर तो लगाना, आप, मैं समझ गया आपके कहने से कि लगाना पड़ेगा, पर मुझे गोल्फ खेलना है। अब गोल्फ खेलना उनका दिनचर्या था, रोज का काम था, और गोल्फ में जो मूवमेंट होती है, आर्म की स्विंगिंग होती है, वो कुछ हफ्तों के लिए अवॉइड करनी पड़ती है। अगर आप कन्वेंशनल पेसमेकर लगाएं तो आगे चल के भी थोड़ा सा हो सकता है कि प्रॉब्लम हो इस मूवमेंट की, जो स्विंगिंग मोशन होती है गोल्फ खेलने में। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा आपको अगर गोल्फ खेलना है तो हम आपको लीडलेस पेसमेकर लगा देते हैं। उन्होंने सहमति दी अपनी, हमने उनको लीडलेस पेसमेकर लगाया। अगले दिन उनको डिस्चार्ज किया। राइट नेक्स्ट डे प्रिया, उन्होंने मेरे को अपनी फोटोग्राफ भेजी गोल्फ खेलते हुए, एंड ही सेंट मी, ही सेज थैंक यू फॉर मेकिंग दिस हैपन। तो इस तरह से पेशेंट
प्रोसीजर के बाद, टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट की सहायता लेने के बाद जानता है कि कितना फायदा होता है इन चीजों से अगर टाइम पे ये इस तरह के नई टेक्नोलॉजी का यूज कर सकें। हम एआई की बात कर रहे हैं, हर जगह पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस करना है, और जो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है हम उसको बारे में अवेयर नहीं है। आई थिंक अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है ताकि फायदा हो सके इन पेशेंट्स को। बिल्कुल आपने सही कहा, अवेयरनेस बढ़ाना बहुत जरूरी है। मैं आपसे जानना चाहूंगी, भारत में नई तकनीक जो है ये कितनी सफल होती हुई नजर आ रही है, और वैश्विक मानकों के अनुसार देखा जाए तो भारत में किस तरीके से इसमें आगे वृद्धि देखने को मिल रही है? देखिए, भारत में एक्सेप्टेंस थोड़ी स्लो है। सबसे पहला पॉइंट जो आपने प्रिया ऑलरेडी बोला इज अबाउट अवेयरनेस, क्योंकि लोगों को अवेयरनेस नहीं है कि इस तरह की कोई टेक्नोलॉजी भी अवेलेबल है। लेकिन धीरे धीरे हम सोशल मीडिया के थ्रू, डिजिटल मीडिया के थ्रू और ऑफ कोर्स टीवी के मीडिया के थ्रू हम पेशेंट्स तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज अब अवेलेबल हैं भारत में भी हमारे पास। इसलिए एक्सेप्टेंस बढ़ती हुई नजर आ रही है एंड इट इज इंक्रीजिंग बाय एवरी डे। एक्सेप्टेंस बहुत अच्छे से बढ़ रही है। मैं ये नहीं कहूंगी कि टेक्नोलॉजी पूरी रिप्लेस कर रही है कन्वेंशनल पेसमेकर्स को, क्योंकि अभी भी थोड़ा प्राइस का डिफरेंस है, ठीक है। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म की आप बात करें तो इसकी जो बैटरी टेक्नोलॉजी है, द बैटरी लाइफ ऑफ दीज लीडलेस पेसमेकर्स इज मच बेटर देन इवन कन्वेंशनल पेसमेकर्स। सो उस तरह से पेशेंट को फायदा हो जाता है लॉन्ग टर्म में। इसके कॉम्प्लिकेशन रेट नहीं होता, इट इज वेरी सेफ प्रोसीजर, उसके लिए ये बेटर हो जाता है इन द लॉन्ग टर्म। और देखिए, जिस तरीके से अब हम अवेयर कर रहे हैं, लोगों को अवेयर होना भी बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि काफी लोगों को पता ही नहीं होता है कि उनके साथ आखिर हो क्या रहा है। जैसे कि अभी आपने भी जिक्र किया था, लोगों को लगता है कि जो है उम्र हो रही है, इस वजह से धड़कनें धीमी हो रही है। पर देखिए, समय पर इलाज होना, समय पर बीमारी के बारे में पता चलना, तो ये जीवन रक्षक हो सकता है। एब्सोल्युटली, आपने बोला अवेयर। आपको पता है हमारे लीडलेस पेसमेकर का नाम ही अवेयर है, स्पेलिंग डिफरेंट है। आप अवेयर जो बोल रही है AWARE है, और जो मैं अवेयर बोल रही हूं दैट इज AVEIR, अवेयर। लीडलेस पेसमेकर का नाम अवेयर है, हमने अवेयर रखा है। मैंने नहीं रखा, लेकिन जिन्होंने भी रखा है प्रोबेबली अवेयरनेस को पॉइंट ऑफ व्यू में रखते हुए उसका नाम अवेयर रखा है। आप अवेयर के बारे में जानिए एंड ऑफ कोर्स अपने को अपडेट करके लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज का फायदा उठाइए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज विल हील, मेक यू हील बेटर, रिकवर फास्टर एंड जॉइन योर वर्क फास्टर। बिल्कुल आपने सही कहा, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी, और जरूरी भी है समय के साथ आगे बढ़ना और उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करना। ठीक है, मैं आपसे ब्रैडीकार्डिया की स्टेज के बारे में भी जानना चाहूंगी। क्या इसकी भी कोई स्टेज होती है, और कब व्यक्ति को समझ आता है कि वो ब्रैडीकार्डिया की इस स्टेज पर है, उसे ब्रैडीकार्डिया हो गया है? कब उसको फील होता है कि हाँ भाई वो इस बीमारी से जूझ रहा है? ब्रैडीकार्डिया का जो स्टेज होती है, आपने सही कहा, क्या डिफरेंट स्टेजेस होती हैं इसकी, बी डिवाइडेड इनटू वेरियस स्टेजेस। पहली बात तो ये है कि हार्ट बीट स्लो है लेकिन कोई सिम्टम्स नहीं है पेशेंट को। अगर सिम्टम्स नहीं है तो हम उन पेशेंट का 24 आवर्स का या 48 आवर्स का हॉल्टर या एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर करवाते हैं, जिसमें उसकी रिकॉर्डिंग हो जाती है। देखिए, 45-50 बीट्स पर मिनट दिन में रहना अलग बात है, सोते हुए हम सबकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है। लेकिन क्या वो इतनी स्लो हो रही है कि हमारे लिए जानलेवा हो सकती है या हमारे को वो चैलेंज कर सकती है, ये जानना जरूरी होता है। और ये हम सोते हुए कैसे जानेंगे? हम एक हॉल्टर लगाएंगे, एक 24 आवर्स का एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर लगाएंगे और ये देखेंगे कि 24 आवर्स में आपकी हार्ट बीट कैसे वेरी कर रही है। अगर तो हार्ट बीट 30 से नीचे जा रही है ड्यूरिंग स्लीप, देन इट इज सिग्निफिकेंट। आपके दिन का हार्ट बीट कितना है वो मैटर नहीं करता, लेकिन अगर रात की हार्ट बीट आपकी 30 से नीचे जा रही है, दैट मैटर्स। लंबे लंबे पॉजेज आ रहे हैं, अगर बहुत ज्यादा 4 सेकंड से ज्यादा पॉज आ रहा है जिसमें कि आपकी हार्ट बीट बन ही नहीं रही है, राइट, तो उतनी देर ब्लड सप्लाई नहीं जा रहा ब्रेन को, तो आपको वो तकलीफ हो सकती है, आपको स्ट्रोक हो सकता है, स्लीप में भी आप जागे ही नहीं, ये हो सकता है, राइट। सो इसलिए इस तरह का एनालिसिस हमारे को 24 आवर्स या 48 आवर्स का हॉल्टर या एक्सटर्नल लूप रिकॉर्डर से होता है, वो जांच करना जरूरी होता है। इस तरह से आपकी स्टेज 45 बीट्स 50 बीट्स पर मिनट एट द डे टाइम से बढ़ गई
क्योंकि आपकी स्टेज 1 से 2 चली गई, बिकॉज देन यू नीड अ पेसमेकर। अगर आपकी हार्ट बीट 30 से कम जा रही है या लॉन्ग पॉजेज आ रहे हैं, और उसके बाद आपका अगर जो हार्ट बीट है आपकी दिन में ठीक रह रही है, पर रात को या ड्यूरिंग इवनिंग टाइम या किसी भी टाइम पे आपकी ब्लॉक्स बढ़ रहे हैं, विच मीन्स 2:1 ब्लॉक, 3:1 ब्लॉक आ रहा है, आपके ऊपर के चेंबर में तो हार्ट बीट 80 चल रही है पर नीचे के चेंबर में 30 जा रही है, तो भी आपको पेसमेकर लगाना जरूरी होता है। इस तरह से सिम्टम्स हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको चक्कर, बेहोशी, ब्रेथलेसनेस ऑन वॉकिंग, फीलिंग वीकनेस, लेथार्जी, आउट ऑफ एनर्जी, बिल्कुल गुमसुम होकर के बैठे हुए हैं, ये सब चीजें हो रही हैं, इन सिम्टम्स इन टोटालिटी along with heartbeat which is slow, that becomes the class 1 indication for a pacemaker. मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, हम बात कम उम्र के बच्चों की करें, हम बात यूथ की करें, तो देखा जाता है हृदय संबंधित बीमारियां उनको काफी हो रही है, काफी परेशान है। और मैं बात ब्रैडीकार्डिया को लेकर करूं तो क्या ये इन बच्चों में भी देखने को मिल रही है, या इसका कोई स्पेसिफिक एज ग्रुप होता है कि इस एज ग्रुप में ही ये बीमारी देखने को मिलती है? देखिए, जनरली ब्रैडीकार्डिया इज अ डिजीज ऑफ एल्डरली। एज के साथ जैसे हमारी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे ये चीज बढ़ती जाती है। बट आपकी बात सही है, मैंने आजकल यंगस्टर्स में ये चीज होते हुए भी बहुत देखी है। आई थिंक इट इज रिलेटेड टू कोविड। हमारे बहुत सारे मेरे कॉलीग्स भी ये सोच रहे हैं, और हम लोग बहुत हार्ट बीट, क्योंकि हम हार्ट बीट्स के साथ डील करते हैं, हम हार्ट की बीट्स के डॉक्टर हैं। दिल की धड़कन का लोचा जब होता है तब हम आते हैं इन प्लेस। मेरी फ्रेंड ये ऐसा बोलती है कि तुम दिल के हार्ट बीट की लोचा की डॉक्टर हो। तो ये जब आते हैं तो हम उस वक्त पेशेंट्स को एनालाइज करते हैं। तो मेरे जैसे जितने कॉलीग्स हैं वो हम सब लोग ये देख रहे हैं कि हार्ट बीट की प्रॉब्लम्स के साथ यंगस्टर्स बहुत ज्यादा आ रहे हैं। आई थिंक इट इज रिलेटेड टू कोविड। कोविड के बाद हमने ये हार्ट बीट की प्रॉब्लम की बहुत ज्यादा तकलीफ देखनी शुरू कर दी है। स्लो हार्ट बीट यंगस्टर्स में बहुत आ रही है, उसको एनालाइज करना पड़ता है राइटली कि क्या उसको जरूरत है पेसमेकर की। देखिए, पेसमेकर के साथ आपको फॉर लाइफ रहना है, ठीक है। पेसमेकर ऐसा नहीं है आज लगा दिया कल निकाल देंगे। अगर पेसमेकर लगना है तो वो फॉर लाइफ होगा। इसलिए उसका डिसीजन लेना राइट टाइम पे कि वो कब लगना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और यंगस्टर्स में इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप वो डिसीजन सही तरीके से लें। इसलिए हम एनालाइज करते हैं। कई बार पेशेंट क्या होता है, बड़े अप्रीहेंसिव हो जाते हैं, स्पेशली यंग लोगों के पेरेंट्स जो आते हैं ना साथ में, वो बड़े अप्रीहेंसिव हो जाते हैं। आप बार बार हॉल्टर क्यों करा रहे हैं, आप बार बार ईसीजी क्यों करा रहे हैं। मैं तो फायदे के लिए करा रही हूँ ना, आपका ही फायदा होगा। मेरे को डायग्नोस अगर करना है तो मुझे सही से करना है, मुझे पूरा जो एडवांटेज देना है वो आपके बच्चे को देना है, ताकि मैं उसका सही डायग्नोसिस करके सही ट्रीटमेंट कर सकूं। इसके अलावा एक ग्रुप और होता है जो होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज। जब हमारा हार्ट बच्चे का जब पैदा होते हैं उनका हार्ट एबनॉर्मल होता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन, हमारे उसमें होता है कंजेनिटल हार्ट डिजीज में हार्ट ब्लॉक की प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रैडीकार्डिया की प्रॉब्लम हो सकती है। तब पेशेंट को या तो ड्यूरिंग सर्जरी या फिर अगेन ट्रांसवीनस पेसमेकर लगता है। ठीक है डॉक्टर वनिता, आप हमारे साथ जुड़े उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज का हमारा जो कार्यक्रम था ये हृदय को लेकर था। तो हम आपसे भी अपील करेंगे, अगर आपको कोई परेशानी हो रही है, आपकी धड़कनें धीमी हो रही है, तो आप जरूर डॉक्टर के पास जाएं और ध्यान दें, अवेयर हो जाइए। तो हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। नमस्कार।